हेलो विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है और पहला ही टॉपिक है जिसका नाम है क्लॉज। क्लॉज क्या है और क्लॉज और सिंथेसिस दोनों लगातार टॉपिक है। इन दोनों में क्या भिन्नता है, क्या एक को पढ़ने से दूसरे या दूसरा टॉपिक पहले पे कितना डिपेंड है, तो आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि क्लॉज क्या है और क्लॉज और सिंथेसिस दोनों को एक साथ पढ़ें। क्योंकि जब बोर्ड का पैटर्न होता है, आरबीएससी के द्वारा जब पेपर बनाया जाता है, तो उस पेपर में क्लॉज और सिंथेसिस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पैटर्न बहुत सिंपल है और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत कम समय में ही आरबीएससी के बोर्ड पैटर्न को हम आधे घंटे या एक घंटे की क्लास से ही उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं या समझ सकते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस क्लास में क्लॉज को एक बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। हो सकता है एक दो क्लास लग जाए इसमें, परंतु जब इसको पढ़ने के बाद में आप समझ जाएंगे तो ये टॉपिक आपको केवल बोर्ड के एग्ज़ाम में ही नहीं, इसके बाद में जितने भी कंपटीशन के जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर है और क्लॉज टॉपिक है, वो सभी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज। ये आज का क्लॉज जो है या फिर ये क्लास है, ये 12th सेंटर्ड, जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको सेंट्रल पॉइंट मानते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो बच्चे इस क्लास को बड़े ध्यान से पढ़ें, ताकि वो टॉपिक या उस टॉपिक से बोर्ड के क्वेश्चन मिस ना हो। आज का टॉपिक तो है हमारा क्लॉज। क्लॉज टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, बड़े बेसिक और फंडामेंटल इनके क्या तत्व है, क्या एलिमेंट्स हैं, कहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करें ताकि हमें बेहतर ढंग से समझ आ जाए। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। कोई भी अपन सब्जेक्ट पढ़ें तो ये कहा जाता है कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड को अप्लाई करना चाहिए। जो सरल बातें हैं वो पहले याद करें या समझें और धीरे 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 कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, जटिलता की तरफ जाएं, ताकि उस टॉपिक को सही तरीके से समझ सकें। बात है इंग्लिश की। इंग्लिश आपको पता है अल्फ़ाबेट, और जिसमें 26 लेटर्स होते हैं जिनको अलग अलग भागों में डिफाइन किया गया है, जैसे वोवेल्स है, कॉन्सोनेंट है। तो इंग्लिश की बात करें, फिजिकली स्मॉलेस्ट जो यूनिट है इंग्लिश की वो लेटर है। यहाँ आप ध्यान से समझना, फिजिकली स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो लेटर है। मतलब इंग्लिश ग्रामर में या फिर इंग्लिश में सबसे छोटी जो इकाई हमें दिखाई देती है फिजिकली वो लेटर है, और लेटर 26 है। साउंड बेस्ड स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सिलेबल। वो है सिलेबल। मतलब सिलेबल क्या है? एक साउंड है और जिसमें अनिवार्यता यह है कि वोवल साउंड होने चाहिए। वोवल कितने हो, दो मिलकर भी एक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो वोवल साउंड है, मतलब स्वर ध्वनि है, वो साउंड बेस्ड स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश कही जाती है। मतलब एक आप वर्ड बनाएंगे तो ये उस वर्ड में वोवल की साउंड आएगी। जितनी वोवल साउंड आएगी उतने ही उस शब्द के सिलेबल माने जाएंगे। तो ये तो एक जनरल नॉलेज की बात हुई कि फिजिकली स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो लेटर है और साउंड बेस्ड वो है
सिलेबल। ठीक, सिलेबल देखिए, सिलेबल होते क्या है, जैसे आई, जिसको हम फोनेटिक सिंबल में कहें तो ये आई, ये आई, ये जो है ये एक वोवल साउंड है। इसका मतलब आई एक वर्ड है और आई में सिलेबल भी एक है। तो ये तो एक समझने की बात थी। चलिए, जब हायरार्की में चलते हैं, सीरीज में चलते हैं, तो सिलेबल या फिर लेटर आने के बाद में इंग्लिश में वर्ड आता है। वर्ड जैसे शब्द कहते हैं। देखिए, वर्ड एक लेटर से भी बन सकता है और एक से अधिक लेटर मिलकर वर्ड को बनाते हैं। चलिए, वर्ड जिसकी एक स्पेशल मीनिंग भी होती है, जैसे आई को हम वर्ड भी कह सकते हैं और वन ये भी वर्ड है। तो मतलब एक लेटर से भी वर्ड बन सकता है और एक से अधिक लेटर मिलकर वर्ड बना सकते हैं। चलिए, वर्ड के बाद में अब हम सीधे वर्ड के बाद में चलते हैं। कौन सी, इससे अगली इकाई क्या है, तो वो है फ्रेज। वो क्या है, फ्रेज। फ्रेज होते क्या है, जैसे वाक्यांश कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वाक्यांश। वाक्यांश मतलब जो फ्रेज है, फ्रेज में होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का समूह होता है। जैसे मतलब फ्रेज हम एक शब्द को तो नहीं कहते, एक शब्द आते ही उसे तो वर्ड कहेंगे। तो मतलब टू स्कूल ये एक फ्रेज है। विथ ब्रेवरी ये भी एक फ्रेज है। मतलब दो वर्ड, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करते हैं। और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब ये कोई जरूरी नहीं है। फ्रेज के बाद में आता है आज का हमारा टॉपिक, क्लॉज। फ्रेज के बाद में आता है क्लॉज। चलिए, अब क्लॉज जब आई गया है हमारे सामने, तो इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित करें। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that includes a subject and a verb। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। मतलब क्लॉज की अनिवार्यता है कि उसमें एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरी एक वर्ब होनी चाहिए, एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि जब एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गया, तो सेंटेंस नहीं बना। बिल्कुल बना। एक क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है, एक क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है। अ क्लॉज मे बी अ सेंटेंस। बिल्कुल, एक क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है और वो सेंटेंस होगा इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। वो कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। वो होगा हमारा साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य। जैसे सेंटेंस बनाए अपन, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, और वो आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, परंतु इसको हम एक क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, एक क्लॉज कहेंगे। और इसे सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे। सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता और प्रेडिकेट का अर्थ है विधेय, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट इनका या फिर कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एडवर्बियल्स ये मिलकर बनते हैं, वो होता है प्रेडिकेट।
तो एक क्लाउज एक सेंटेंस हो सकता है। अगर एक ही क्लाउज है तो वो एक सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंटली बैठा है और किसी अन्य क्लाउज की डिमांड नहीं करता, जो अपने आप में फुल मीनिंग देता है। इस डेफिनेशन को हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब, अ क्लाउज में बी अ सेंटेंस एंड। वहां से शुरू कीजिए, एंड, यहां आगे ले लेता हूं मैं, एंड गिव्स अ सेंस और अ मीनिंग। वो सेंस या मीनिंग देता हो, बिल्कुल दे रहा है। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और पूरा अर्थ भी दे रहा है। तो ये एक क्लाउज है और सिंपल सेंटेंस भी है। ठीक, अब ये तो बात समझ में आ गई कि क्लाउज एक होता है जिसमें अनिवार्य रूप से दो कंडीशन जरूरी है, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरी वर्ब होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं क्लाउज के टाइप। यानी क्लाउज अगर हम पढ़ें तो यहां पर आप एक टेबल बना लीजिए, यहां पर लिख दीजिए मैन क्लाउज और यहां पर लिख दीजिए आप सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहले हम क्लाउज के दो टाइप्स लेके चल रहे हैं। स्टार्टिंग में मेन टॉपिक आगे आएगा, बेसिक आप समझ लें, मैन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक, अब दोनों की समानता क्या है? मैन क्लाउज का अर्थ होता है मुख्य क्लाउज और सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है निर्भर क्लाउज। और क्लाउज का हिंदी अर्थ उपवाक्य, उपवाक्य। ठीक, मैन क्लाउज कौन सा होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that includes a verb and a subject but gives a meaning or sense। यहां पर मैं मीनिंग और सेंस के पहले आप कंप्लीट लिख देना। मैन क्लाउज की ये खास बात होती है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होगी, साथ में वो पूर्ण अर्थ देगा, यानी उसके अलावा और किसी उपवाक्य की लाने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, राम विल पास इन 10th। चलिए, राम विल पास इन 10th, राम कक्षा 10वीं में पास होगा। अब इस सेंटेंस को देखकर आपको लगता होगा कि कंप्लीट है, कंडीशन भी पूरी कर रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस पूरे को हम प्रेडिकेट कहेंगे, इस पूरे को प्रेडिकेट कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे, जिसे हिंदी में विधेय कहा जाता है, जिसे हिंदी में विधेय कहा जाता है। तो इसमें ये मेन क्लाउज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और अर्थ दे रहा है। राम विल पास इन 10th, राम 10वीं में पास होगा। ठीक, तो सबऑर्डिनेट क्या है? सबऑर्डिनेट a group of words that includes a verb and subject but that does not give complete meaning।
सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज है जिसमें कर्ता भी होता है, वर्ब भी होती है, परंतु पूरा अर्थ नहीं देता, कंप्लीट अर्थ नहीं देता। सेंटेंस देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है हम आगे पढ़ेंगे, बड़े विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, परंतु एक बात दिमाग में आप घुसा कर रखिए कि जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है सेंटेंस में आप तभी पकड़ पाएंगे, यानी इनके साथ में कोई न कोई कनेक्टर्स होगा, इनके साथ में कोई न कोई जो कंजक्शन है वो जुड़ा रहेगा। ठीक है, इफ राम वर्क्स हार्ड, यहां तक देखिए, इफ राम वर्क्स हार्ड, यदि, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है और क्रिया भी है, या प्रेडिकेट कहें ये भी है। ठीक है, इफ राम वर्क्स हार्ड, यदि राम कठिन मेहनत करता। अब बताइए करता तो होगा क्या? सेंस कंप्लीट है, मीनिंग है पूरी? नहीं है, इसमें मीनिंग पूरी नहीं है। इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कैसा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। राम विल पास इन 10th, राम 10वीं में पास होगा, बिल्कुल कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है, सब्जेक्ट भी है। इन दोनों को जोड़कर वो बाद की बात है, परंतु अब दोनों को देखिए अलग अलग। यहां पर ये क्लॉज बैठा है जो इनकम्प्लीट या फिर जो कंप्लीट मीनिंग है वो नहीं देता, तो ये तो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो मीनिंग देता है वो है मेन क्लॉज। अब आगे आएगी, क्योंकि आप भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ोगे तो उनमें इनके नाम अलग अलग मिलेंगे। मेन क्लॉज को और किस नामों से जाना जाता है? ये एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र उपवाक्य, यानी इसको दूसरे वाक्य की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक, और इसे जब ये इंडिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं देता। इसके साथ में अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज मिल जाए तो ये पूरा वाक्य बन जाएगा। ठीक, और क्या कहेंगे इसे? इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, यानी ये इसके नाम है। आप याद रखोगे तो आप अगर किसी को समझाते हो तो भी आपके लिए सहूलियत होगी और नॉलेज भी बढ़ेगा। और इसे सब क्लॉज कहा जा सकता है। ठीक, ये तो इनके रहे नामकरण। अब बताइए प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, अगर ये अकेले बैठे हैं, अगर ये अकेले बैठे हैं तो आप इस कंडीशन में, अगर एक क्लॉज है, ये क्या है? एक क्लॉज है, तो ये एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, मीनिंग भी कंप्लीट दे रहा है, ये सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। कैसा? सिंपल सेंटेंस। जैसे वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, ये मतलब अपने आप में सब्जेक्ट और वर्ब है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। इसका मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये अगर एक क्लॉज हो, जो सबऑर्डिनेट हम क्लॉज की बात कर रहे हैं, ये अगर एक क्लॉज हो तो कितने सेंटेंस बनाएंगे? 0 सेंटेंस। मतलब इससे कोई अकेले से कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए
ये जो मैन क्लॉज है ये स्वतंत्र है। अब जब ये दोनों मिल जाएं, दो मैन क्लॉज आपस में मिल जाएं, जैसे थोड़े और हम आगे जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार के स्वतंत्र दो क्लॉज मिल जाएं, कुछ कोऑर्डिनेटर कंजक्शन के सहारे, एंड है, और है, बट है, स्टिल है, तो वो क्या बन जाएंगे, अगर दो क्लॉज ही आ जाएं तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। ठीक, उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे आप सेंटेंस पढ़ लीजिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड आई एम प्लेइंग फुटबॉल। बीच में एंड आया है। दोनों सेंटेंस, जो दोनों सेंटेंस हैं उनको अगर क्लॉज में बांटें तो दोनों प्रिंसिपल या फिर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और दोनों स्वतंत्र है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। बीच में से अलग कर लें तो भी सेंस दे रहे हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, या ही इज प्लेइंग फुटबॉल। यानी दोनों को अलग करोगे तो भी एक दूसरे के अर्थ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, और जिसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि मैन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या खास विशेषता है इनकी, और अकेले होते हैं तो क्या। अब रही बात एक क्लॉज जीरो सेंटेंस। मान लीजिए यहां से हम हायर करें एक प्रिंसिपल क्लॉज को, यहां पर एक ले आते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। कैसा? प्रिंसिपल क्लॉज को ले आते हैं यहां से, और प्लस करते हैं इसको, किसको? सबऑर्डिनेट को। तो क्या होगा? सेंटेंस तो बनेगा आप कंप्लीट। तो उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। याद रखना, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। चलिए कोई बना के देखते हैं। इस में से हम एक लाते हैं। चलिए पहला ही ले आते हैं, ये राम विल पास इन 10th इफ। अब ये राम दोनों है, एक ही है, तो दोबारा राम की जगह ही भी लिख सकते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड। अब ये बन गया राम विल पास इन 10th। राम 10th में पास होगा यदि वह कठिन मेहनत करता है। या यूं यहां से शुरू करें, इफ ही वर्क्स हार्ड, या इफ राम वर्क्स हार्ड ही विल पास इन 10th। यदि राम कठिन मेहनत करता है तो वो 10th में पास होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है कैसा बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तो थे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बात होती है जो वास्तविक बात, या यूं कहें कि हमारे इस क्लॉज का खास और जिसे हमें पढ़ना है वो शुरू होता है इससे। यानी ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है यही हमें आगे पढ़ना है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषता होती है, और इनसे कौन कौन से सेंटेंस, किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे क्लास बहुत शानदार होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। थैंक्स।